वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अपने टॉपिक में पढ़ रहे हैं उत्तर भारत के विशाल मैदानों के प्रकार। कल हमने देखा था, हमने मैदानों 7 प्रकार के मैदानों में हमने पहला पढ़ा था भामर प्रदेश। भामर प्रदेश किसे कहते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भामर प्रदेश बच्चों पर्वतों के नीचे यानी कि फुट हिल, जिन्हें हम गिरिपद बोलते हैं, वहाँ पर नदियों के द्वारा ढोया गया कंकड़ पत्थर जमा होता है, ये भामर प्रदेश कहलाता है। और इसकी चौड़ाई औसतन 8 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसी के बाद तराई प्रदेश की शुरुआत होती है बच्चों, इसी के समानांतर। और इसकी चौड़ाई, जो तराई क्षेत्र है दक्षिण में, भामर के दक्षिण में, अगर उत्तर होता तो ऊपर होता ना, तो हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण में जो क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र कहलाता है। और इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर ये चौड़ा होता है। चौड़ा की बात कर रहे हैं हम, ये 8 से 10 किलोमीटर है और ये 10 से 12 किलोमीटर औसतन चौड़ा होता है। ये निम्न समतल मैदान है। और इस क्षेत्र के मैदान की बात यह है कि जब नदियाँ भामर प्रदेश में आती हैं तो कंकड़ पत्थर में उनका पानी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब वो तराई वाले क्षेत्र में आती हैं तो उन नदियों का पानी दिखाई देने लगता है। और ये क्षेत्र भी कंकड़ पथरीला सा ही होता है, लेकिन पानी दिखाई देने लगता है और ये दलदली मैदानों में बदल जाता है। इस क्षेत्र को आज के आधुनिक तकनीकों के कृषि यंत्रों के द्वारा इसे उपजाऊ बनाया जा रहा है, यानी कि इस पर धीरे धीरे खेती की जा रही है। तो सबसे पहले भामर, फिर उसके बाद तराई क्षेत्र आता है। इसके बाद आता है बच्चों काप प्रदेश। काप प्रदेश यानी कि जलोढ़, यानी कि गंगोद, यानी कि काप की, गंगा की काप। इसके कितने नाम हैं आप देखिए, काप प्रदेश, जलोढ़, गंगोद, गंगा की काप, ये इसके नाम है। इन नाम पर आप विशेष जोर दिए देना बच्चों, क्योंकि पेपर में काप प्रदेश पूछ ले ये ज़रूरी नहीं है गंगोद पूछ लिया फिर क्या करेंगे। यह रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी है। सख्त चिकनी मिट्टी है, इसमें रेत की मात्रा कम होती है। और ये जो जलोढ़ है ये बहुत उपजाऊ मैदानों में आता है। इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, एक बांगर प्रदेश, दूसरा खादर प्रदेश। इसमें सबसे पहले हम बांगर प्रदेश पढ़ेंगे। साधारण भाषा में अगर हम कहें, वो मैदान जहाँ पर पहले नदियाँ आया करती थी हर साल या दूसरे साल, और अपना मलबा यानी कि अवसाद इन क्षेत्रों में छोड़ के जाया करती थी, लेकिन अब नहीं आती। यानी कि वर्तमान में नदियों ने अपने मार्ग बदल लिए हैं और वो इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती। तो अब यह क्षेत्र बांगर प्रदेश कहलाता है, यानी कि ये पुराना जलोढ़ मैदान है, यानी कि पुराना जलोढ़ मैदान। ठीक है बच्चों, अब इसे ऐसे पढ़ लेते हैं। यह मैदान एक ऊंचा भाग है जहाँ सामान्य रूप से नदियों के बाढ़ का जल अब नहीं पहुंचता, यानी कि ये पहले पहुंचता था और अब नहीं पहुंचता। यह जब यहाँ पर अब नया अवसाद नहीं मिलता है मिट्टी को, नई चीज़ नहीं मिलती है मिट्टी को, तो ये कृषि के लिए उपयोगी भी नहीं है बच्चों। और इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर है, गंगा का, ये सतलज का मैदान तथा गंगा का ऊपरी मैदान में, गंगा के ऊपरी मैदान में यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों की साइड में बांगर प्रदेशों की अधिकता है। यानी कि बांगर प्रदेश कौन से हैं, जहाँ कभी पहले नदियाँ लाकर अपना अवसाद छोड़ती थी। नेक्स्ट खादर। खादर देख लेंगे बच्चों, वेरी सिंपल। खादर वो क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ वर्तमान में भी आती हैं और अपना मलबा इन मैदानों में छोड़कर जाती हैं, जिसकी वजह से यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है और यह सबसे नवीन जलोढ़ मैदान है। नवीन जलोढ़ नया मैदान है और कृषि की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कृषि की उपज उत्पादकता बहुत अधिक है। भूमिगत जल का ये उत्तम संग्राहक है। दोनों क्वेश्चन
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर आपको पूछ ले नवीन जलोढ़ मैदान कौन सा है, तो आपका आंसर होगा खादर प्रदेश। फोर्थ रे, इसका नाम कल्लर भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बांगर, यानी कि जो खादर बांगर हमने पढ़े हैं, बांगर मिट्टी का वह जगह जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होने के कारण जो भूमि की ऊपरी परत है वो नमकीन सफ़ेद चादर से ढक गई है। ऐसा नहीं कि नमक ही नमक है, लेकिन जो उसके ऊपर की जो परत है वो कैसी हो गई है, वो नमकीन लवणीय हो गई है। इसका विस्तार हमें यूपी और हरियाणा में देखने को मिलता है। रेह और कल्लर यूपी में और हरियाणा में है। भूड़, ये भी बांगर में ही है, यानी कि जो पुराने खादर मैदान है। बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहाँ आवरण होता है किसी भी सतह का ऊपरी भाग, जैसे इसका ऊपरी भाग, और आवरण क्षय के कारण यानी कि ऊपरी भाग के नष्ट होने के कारण नीचे की जो मुलायम मिट्टी है बच्चों वो भी नष्ट हो गई है। और फिर जब मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है, परत नष्ट हो गई है, तो कंकरीली उपजा जो भूमि है वो दिखाई देती है। कंकरीली मिट्टी दिखाई देने लगती है जिसमें कंकड़ पत्थर बजरी पतली पतली हों, और वो क्या कहलाती हैं, भूड़ कहलाती हैं। और कृषि की दृष्टि से ये भी कोई ज़्यादा खास उपयोगी नहीं है। और ये क्षेत्र कहाँ मिलता है बच्चों, गंगा और रामगंगा नदियों के बीच में इस क्षेत्र का निर्माण होता है, गंगा और रामगंगा के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि सबसे पहले भामर, तराई, काप, रे, भूड़, और इसके बाद आते हैं हम कौन से पार्ट पर, वेरी इंपॉर्टेंट, शंकु तथा अंत शंकु। इस विशाल मैदान में नदियों के निक्षेपण के कारण जलोढ़ पंख या शंकु तथा अंत शंकु का निर्माण होता है। नदियों के निक्षेपण के कारण, यानी कि मान लीजिए ऐसे हम मानचित्र बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा ऐसे, और ये है हमारी गोदावरी, और ये ऐसे जब निर्माण करती है ऐसे जलोढ़ का, है ना, तो ये क्या बन गया, शंकु, जलोढ़ पंख। यानी कि अगर एक बड़ा सा चित्र ऐसे बना दें, ऐसे, ये देखिए ऐसे मलबा जब नदियाँ अपने किनारों पर जमा करती हैं, तटों पर जमा करती हैं बच्चों, तो ये ऐसे अर्धचाप वाला क्या बन जाता है, पंख। पंख ऐसे ही तो होता है ना चिड़िया का, चाप होती है पंखों में, आपने देखा होगा, तो इसे जलोढ़ पंख कहते हैं या इसे अर्धचाप भी कहते हैं। मान लो ये गोदावरी है, मान लो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र है, कुछ भी मान सकते हैं आप। ये नदी का अवसाद है, ये ऐसे जमा होता हुआ चला जाता है, समझा बच्चों, ऐसे तटों पर। ये मान लो हमारा ये पूर्वी तट है, ऐसे ऐसे, और ये जमा हो गया है ऐसे। ऐसे ही आप देखेंगे जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु भी बच्चों पहाड़ है, मान लीजिए पहाड़ है, ऐसे पहाड़ मानो, और ये नदी आ रही है, और नदी इस तरीके से अपना मलबा इकट्ठा करती है, इस तरीके से। तो शंकु ऐसे बनता है ना बच्चों, ये आकृति मैंने बनाई है ऐसे। तो इसी तरीके से मान लो ये पहाड़ है, ये वाला, और इसकी आकृति, मलबे की आकृति इस तरह से बन जाती है, तो ये क्या होता है, जलोढ़ शंकु, यानी कि ये नदी का मलबा है। और ये भी नदी के द्वारा जो लाखों हजारों साल से नदियाँ बह रही हैं और अपना क्या जमा कर रही हैं, मलबा जमा कर रही हैं। तो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है डेल्टा। भारत की अधिकतम नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ताप्ती और नर्मदा, और एक दो नदी छोड़ दो आप, हुगली, ताप्ती, नर्मदा, इन नदियाँ को छोड़कर सभी नदियाँ भारत की डेल्टे का निर्माण ही करती हैं। आप मानचित्र में देख लें ऐसे, पहले दक्षिण भारत की नदियाँ, पहले डेल्टा देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे डेल्टा क्या है। निक्षेपण है नदियों के द्वारा, चाहे आपकी महानदी हो, इसका डेल्टा हो बच्चों ऐसे, चाहे आपकी गोदावरी हो,
इसका डेल्टा हो ऐसे, चाहे कृष्णा हो ऐसे। कृष्णा और कावेरी का डेल्टा तो बच्चे मिलने वाला भी है कुछ सालों बाद, और चाहे आपकी कावेरी हो इसका डेल्टा, ठीक है। अगर हम नॉर्थ से ले लें ऐसे, ऐसे ले लें, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मानचित्र आज गड़बड़ हुआ, ऐसे। और ये ब्रह्मपुत्र है, ये सॉरी वेरी सॉरी सिंधु नदी, और ये इसका सिंधु नदी का अरब सागर में डेल्टा, ये अरब सागर है, यहाँ पर डेल्टा। ये बंगाल की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा और कृष्णा और कावेरी, ये डेल्टा बनाती हैं। लेकिन हम डेल्टा की बात कर रहे हैं उत्तर मैदान की, तो उत्तर मैदान में डेल्टा एक तो सिंधु नदी का आता है, ये वाला डेल्टा, और एक डेल्टा आता है बच्चों गंगा का। गंगा का डेल्टा भी आपको बना के दिखाते हैं हम ऐसे। लेकिन जो गंगा का डेल्टा है बच्चों, ये हमारी गंगा है, और ये और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र ऐसे, ये ब्रह्मपुत्र और ये गंगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? डेल्टा। तो गंगा का डेल्टा की जो लंबा जो डेल्टा है वो 430 किलोमीटर है लंबे में, और सिंधु का डेल्टा जो लंबाई में अगर हम देख लें तो 660 किलोमीटर लंबा है। लेकिन गंगा का डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी के बिना नहीं बनता है। आया आपको बात समझ में? और गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरवन का डेल्टा है बच्चों, ये याद रखिएगा। सुंदरवन का डेल्टा है जो कहाँ बनता है? जो कहाँ बनता है बच्चों? देखें, अगर हम मानचित्र पे ऐसे आपको दिखा दें, ये गंगा है ऐसे, ये गंगा, और ये हम आपको ब्रह्मपुत्र दिखा देते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बनता है ऐसे। तो ये बन गया है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा, और दुनिया का ये सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया का ये सबसे बड़ा डेल्टा है, और दुनिया का यह सबसे नया डेल्टा है। अभी यह परिपक्व नहीं हुआ है, अभी ये पूरी तरीके से बना नहीं है, ये बनने वाले प्रक्रिया में है। तो सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे नया डेल्टा भी सुंदरवन का डेल्टा है। आई होप सो बच्चों, आपको आज मैदान के प्रकार समझ में आए होंगे। कल हम उत्तर के मैदान को विभाजित करके पढ़ेंगे। अपना साथ बनाए रखें और मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।